Hello everyone, welcome back to another video from Quick Revision series. तो इस सीरीज में we are completing all the chapters from class 12th in just 25 to 30 minutes. आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पे बात करने वाले हैं. In this series I'll be covering all the important formula एंड कॉन्सेप्ट उसके साथ हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं सो दैट इन लास्ट डे और फ्यू डेज बिफोर एग्जाम आप लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर एक चैप्टर को रैप कर लें और कंप्लीट अगर प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो अराउंड 4.5 से 5 घंटे में आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं. तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में बता देता हूँ, कहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं ये बता देता हूँ, और रिलेवेंट ग्राफ जो बनते हैं वो मैं सारे कवर कर देता हूँ सो दैट यू कैन रिवाइज वेल एंड ऑल्सो गेट द क्लैरिटी ऑफ द चैप्टर वेरी वेल. इसके नोट्स आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं जिसका आपको लिंक दिख रहा है एंड ऑल्सो द QR कोड यू कैन स्कैन एंड डाउनलोड ऑल दी नोट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 12 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हो जाते हैं वो जाते हैं चार्ज या चार्ज की प्रॉपर्टीज जो मोस्टली बच्चों को याद होती हैं. फिर हमारी बात होने वाली है कूलम्स लॉ की. फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट एंड रॉड पे फोकस करेंगे विथ पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज भी आपका कवर हो जाएगा. एंड देन हम बात करेंगे डाइपोल पे स्टार मार्क कर लीजिए बिकॉज इजीली 3 मार्क इन टोटल डाइपोल को अलॉटेड होंगे. फिर बात आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉस थ्योरम की, इन दोनों को भी स्टार मार्क कर लीजिए बिकॉज इन दोनों से मिला के भी आपका 5 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है ओवरऑल. ठीक है, और अगर मैं इससे बात करूं तो इससे डेफिनेटली आपका 2 मार्क का आता ही आता है. तो इस तरीके से इस चैप्टर में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मिनिमम 8 मार्क या 7 मार्क का एटलीस्ट इस चैप्टर से आने वाला है. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले चार्ज की. तो चार्ज के बारे में हमें बेसिक बात ये पता होनी चाहिए कि चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है आपकी किसी बॉडी की जो ड्यू टू सर्टेन पार्टिकल्स आती है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों की हम बात करें तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम एक बॉडी एज अ होल पे बात करें तो उस पे जो चार्ज होता है वो हमेशा हम इलेक्ट्रॉन की वजह से कहते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होता है वही ऐसा चार्ज होता है जो एटम के अंदर से निकालना पॉसिबल होता है. थोड़ी कम एनर्जी में वो निकल जाता है. न्यूट्रॉन या प्रोटॉन जैसी बॉडीज आपके न्यूक्लियाई में होती है जहां से किसी भी चार्ज को निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को अपना बेस मान लेते हैं. तो चाहे क्वांटाइजेशन की बात करें, चाहे किसी भी चार्ज की कभी भी रिस्पेक्ट में बात करें या किसी बॉडी पे चार्ज की बात करें, हमेशा वो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन ही होता है. क्या इलेक्ट्रॉन दुनिया का स्मॉलेस्ट चार्ज है? ऐसा नहीं है, और भी स्मॉल चार्जेस हैं, बट इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चार्ज है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को अपना बेसिस बनाते हैं. एक जनरल बात आपको याद रखनी है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसकी वैल्यू आपकी -1.6 या सिर्फ अगर हम वैल्यू लिखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्स होती है, जहां पे कूलाम आपकी यूनिट ऑफ चार्ज है. तो बेसिक बात आपको याद होनी चाहिए. बेसिक बातें मैंने यहाँ पे कवर कर दी. नाउ लेट्स मूव टू कूलाम्स लॉ. कूलाम्स लॉ इज द लॉ दैट कम्स ड्यू टू या टू अंडरस्टैंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. अगर दो चार्ज आपके पास रखे हुए हैं तो किस तरीके से आप उन पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे एक दूसरे की वजह से, वो हम कूलाम्स लॉ से निकालते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल दो चार्ज आपके पास है Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस है R. तो जो दोनों के बीच में फोर्स होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और यहाँ पे हम बोल देते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. ऐसा क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. तो हमने दोनों पॉजिटिव लिए हैं, तो इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम होती है पहली चीज. एंड उस वैल्यू की जो भी इनकी सेम वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको F कह देते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है वो आता है K Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो K है उसकी जो वैल्यू होती है वो आती है 1/4πε0, जहां पे ε0 को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इंटरेस्टिंगली इस पूरे कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁻9 आती है. यूनिट आप क्लियरली यहां से लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. इस K की वैल्यू हमारी आ जाएगी. यहां पे अगर सिर्फ ε0 की वैल्यू अगर आपको जाननी है तो वो होती है 8.8 इंटू 10⁻⁻12. अगेन यूनिट्स आप फाइंड कर सकते हैं. ये जो ε0 है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है.
अगर आप इन दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम को मानते हैं या एयर को मानते हैं तो आप ये वाला फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इन दोनों चार्जेस के बीच में एक किसी दूसरे मीडियम को फिल कर दिया है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किसी दूसरे मीडियम को फिल कर दिया है दोनों चार्जेस के बीच में, एंड उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो हमें गिवन है एप्सिलॉन मीडियम, तो फिर यही फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा एंड द फॉर्मूला विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। यहां पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा। अब क्या आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम गिवन होता है क्वेश्चन में? नहीं, आपको गिवन होती है वैल्यू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। याद रखिएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी, and basically this is the relative value of permittivity of medium to the free space। तो इसको हम relative permittivity भी कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपको मोस्टली ये वैल्यू दी होगी जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि एक रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है? ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो होता है। अगर यहां से हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालते हैं तो k टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आता है, जिसको अगर हम यहां रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारा यही फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम की जगह क्या आ जाएगा? k into epsilon naught। तो द फॉर्मूला विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आएगा ही आएगा, इनटू के भी आएगा, मतलब डिवाइड में के भी आएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। मतलब अगर मुझे यहाँ पे एक जेनरिक बात लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूं कि भाई फोर्स इन एनी मीडियम इज बेसिकली फोर्स इन एयर, जो ये वाला फॉर्मूला था आपका F इंटू एफ इन एयर बिटवीन टू चार्जेस अपॉन दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपसे 1 मार्क का पूछा जा सकता है। अब ये जो चार्ज का हमने एक तरीके से फोर्स का जो अंडरस्टैंडिंग लिया वो 2 चार्जेस के लिए लिया। तो कूलम्ब्स लॉ इज ऑलवेज गिवन फॉर 2 चार्जेस, बट अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस है, फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास Q1 है, यहां पे आपके पास Q2 है और यहां पे आपके पास Q3 है, और आपसे बोला जाता है कि Q3 पे नेट फोर्स निकाल के बताइए, तो अब आपको क्लियरली समझ आ रहा है। जिन बच्चों को नहीं पता बहुत ध्यान से देखें कि जब भी हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होते हैं और मल्टीपल वेक्टर्स होते हैं तो वहां पे एक स्टैंडर्ड मेथड हम फॉलो करते हैं, हम दोनों वेक्टर्स को प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस वेक्टर को बोलेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, हम इस वेक्टर को बोलेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, और अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वेक्टरली एंड ये हमारा फाइनल आंसर आएगा टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन 3। डेफिनेटली जब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो इसको सॉल्व करने का आसान मेथड ये होता है कि या तो आपको ये एंगल गिवन हो तो आप सीधे सीधे एफ नेट के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। एक तरीके से इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, सीधे सीधे आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूं F3, तो F3 का स्क्वायर F3 1 का स्क्वायर प्लस F3 2 का स्क्वायर प्लस 2F31 इंटू का मैग्नीट्यूड इंटू 2 इंटू F32। सो बेसिकली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वेक्टर्स का, वो आप लगा देंगे। लेकिन अगर आपको ये एंगल नहीं गिवन है, आपको हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल गिवन है, तो आप हमेशा इनको रिजॉल्व करिए। आप इसका एक कॉम्पोनेंट यहां पे लीजिए, आप इसका एक कॉम्पोनेंट यहां पे लीजिए, सिमिलरली आप इसका एक कॉम्पोनेंट नीचे लीजिए और एक कॉम्पोनेंट राइट में लीजिए, एंड देन उनके कॉम्पोनेंट्स को ऐड करके फाइनली वेक्टर निकाल के उनके एडिशन को सॉल्व करिए, तो आपको सबसे ईजी तरीके से आंसर निकालने में हेल्प होगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा था वो पॉइंट चार्जेस के लिए चीजों को देखा था, लेकिन अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के हो सकते हैं। मतलब या तो आपके पास पॉइंट चार्ज होगा, और अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, बॉडी पॉइंट चार्ज नहीं है, तो 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे सारा का सारा चार्ज एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दूसरा होता है एरिया या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि जिसका एग्जांपल शेल हो जाता है, शीट हो जाती है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा हो जाता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपके पास है नहीं आपके सिलेबस में इस साल, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशन हट चुके हैं, लेकिन आपको इनकी कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि अगर किसी क्यू चार्ज को हम भाई किसी लेंथ एल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या अगर हम किसी क्यू चार्ज को किसी एरिया ए पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या अगर किसी क्यू चार्ज को हम वॉल्यूम वी पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या रिलेशंस हमें यूजफुल होंगे। तो 3 रिलेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। पहला तो लैम्डा, लैम्डा बेसिकली इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप लिख लीजिए लैम्डा किसको कहते हैं, लैम्डा कहते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को। तो यहां जो लैम्डा है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप लोगों ने, मुझे पता है, डेंसिटी को एक तरीके से वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पढ़ा है, लेकिन लेंथ के रिस्पेक्ट में भी डेंसिटी होती है। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होती है, जिसे हम सिग्मा कहते हैं, और इसी तरीके से आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होती है, जिसको हम रो कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है तो इन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। तो लैम्डा की वैल्यू होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, या फिर स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ। स्मॉल चार्ज हम कैसे लेते हैं, इस पे एक छोटा सा dq ले लेंगे हम यहाँ पे, और उतनी ही लेंथ dl पे जब हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, तो वो आपका लैम्डा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं छोटा सा dq यहां ले लेता हूं एक डीए पे, तो आपका सिग्मा आ जाएगा। और अगर मैं यहां पे एक छोटा सा डीक्यू ले लेता हूं ऑन अ स्मॉल वॉल्यूम डीवी, तो ये आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आपको टर्म्स के हिसाब से क्लियर होने चाहिए, सो दैट जब इनका यूज हो कहीं पे तो आपको पता हो कि ये क्या है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज के पास क्या होता है कि वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाए, तो उसके पास होता है एक फील्ड, एक ऐसा पोटेंशियल जो उसे दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने के लिए हेल्प करता है। वो फील्ड जो होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट रेस्ट। तो आपके सिलेबस में बहुत सारी चीजें रिमूव हो चुकी हैं, बट 3 मैं आपको बॉडीज के बारे में करवाऊंगा जो अपने सिलेबस में इंक्लूडेड है। पहला है पॉइंट चार्ज, की अगर एक पॉइंट चार्ज यहां पे रखा हुआ है और सर्टेनली उससे कुछ दूरी पे अगर आपको इस पी पॉइंट पे जो वहां से आर दूरी पे है, इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो पॉजिटिव की हमेशा आउटवर्ड होती है, याद रखिएगा। एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ/R²। ऑलवेज रिमेंबर दिस वैल्यू बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अभी थोड़ी देर में आगे। तो KQ/R² इंटू एन कैप, जहां पे एन कैप ये डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है। अब इंटरेस्टिंगली अगर मैं इस क्यू चार्ज की प्रेजेंस में मान लीजिए यहां पे एक दूसरी आर डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल मैं जिसको एक्स डिस्टेंस कह देता हूं, वहां पे एक दूसरा चार्ज Q2 रख देता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा, तो मैं इस पे फोर्स भी निकाल सकता हूं। अब मैं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन निकालना चाहता हूं, तो बहुत सिंपल है। अगर मैं Q की वजह से फील्ड निकाल रहा हूं Q2 के पॉइंट पे जहां Q2 प्रेजेंट है, तो मैं सीधे सीधे क्या कर सकता हूं, मैं फोर्स ऑन Q2 भी निकाल सकता हूं अपॉन दी चार्ज Q2 कर सकता हूं। अब देखिए क्या आएगा, KQ इंटू Q2 अपॉन x² आएगा, बिल्कुल सही बात है। और Q2 से डिवाइड होगा तो Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, या वापस क्या आ जाएगा, जो फॉर्मूला आपने ऊपर पढ़ा है KQ अपॉन x²। लेकिन आपको यह फॉर्मूला इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि काफी बार जब आपको फील्ड गिवन होगी और आपको फोर्स निकालना होगा, तो आप Q का मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हैं। मतलब जो फॉर्मूला मुझे आपको सिखाना था वो क्या है, मैं आपको अभी बताता हूं, 1 मिनट दीजिए मुझको। तो यहां पे जो फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि भाई किसी भी चार्ज Q2 पे अगर आपको किसी फील्ड E में फोर्स निकालना है, तो आप उस चार्ज का उस फील्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वहां पे फोर्स मिल जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाना चाहें, तो क्लियरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होती है। मतलब वो एक हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, नॉट एग्जैक्टली हाइपरबोला बट अ हाइपरबोला विद ग्रेटर स्लोप या ग्रेटर ग्रेडियंट। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R² का ये ग्राफ आपका बन जाएगा। इस वाले फॉर्मूले के लिए स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट। तो एक शीट है हमारे सिलेबस में, जो शीट है वो इनफाइनाइट होती है।
तो इनफाइनाइट कोई भी जब बॉडी होगी आप देखेंगे तो काफी ज्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन ये है कि उनकी जो फील्ड होगी वो किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, जो कि आप यहां पे आराम से देख सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आती है वो आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा क्या होगा यहां पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, डेफिनेटली सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आपका एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? वो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अच्छा अगर आप मीडियम फिल कर देंगे तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा। अच्छा डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये एन कैप आएगा, और ऑलवेज रिमेंबर ये एन कैप परपेंडिकुलर टू सरफेस ही होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर के लिए, ये हम सेकंड चैप्टर में देखते हैं बट मैं अभी बता देता हूं कि किसी भी कंडक्टर के लिए जब उस पर चार्ज स्टोर्ड होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होती है। इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, लेकिन एक बहुत अच्छा रीजन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कंडक्टिंग सर्फेसेस होती हैं वो कैसी सरफेस होती हैं, क्या वो इक्विपोटेंशियल होती है या नहीं होती है। आप सोचिएगा और रिलेट करिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी एक रिलेशन होता है, उनके बीच के एंगल का वो भी लिखिए, कमेंट डाउन करके बताइए। और क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मेटेलिक सरफेसेस होती हैं जिन पे चार्ज होता है, क्या वो इक्विपोटेंशियल होती है या नहीं होती, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मैं ग्राफ की बात करूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे डिस्टेंस का देखिए कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि सिग्मा के अंदर सिर्फ चार्ज आता है और एरिया जिस पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आता है। एप्सिलॉन अगेन एक कांस्टेंट है, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है, कांस्टेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर योर इनफाइनाइट शीट। बहुत बार मैंने इस बात को कहा है कि व्हाट ग्रेट थिंग्स यू कैन अचीव इफ यू ऑलरेडी न्यू यू वुडंट फेल। दिस स्टेटमेंट शुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेटमेंट टू ब्रिंग एनी गुड चेंज इन योर लाइफ, बिकॉज बहुत बार हम चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें पहले से लगने लगता है कि हम उनको नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं अभी समय नहीं आया है, अभी एग्जाम या लाइफ में कोई भी टास्क जब तक हो ना जाए तब तक उसके बारे में ये ना सोचे कि उसको नहीं कर पाएंगे। तो ऑलवेज आप तो ये मान के चलें कि भाई मैं तो उस टास्क में फेल हो ही नहीं सकता हूं। फेल मतलब कि हो सकता है आपके लिए फेलियर 70 में 60 मार्क्स हो, तो मैं तो भाई उससे कम लाऊंगा ही नहीं, मैं इतने एफर्ट पुट करूंगा कि उतने मार्क्स मेरे आ ही जाएंगे। इमेजिन करके देखिए लाइफ में अगर आप ये पर्सपेक्टिव डेवलप कर लें कि मैं फेल ही नहीं होऊंगा कभी भी, या मैं फेलियर को वैसे नहीं देखूंगा जैसे मैं देखता हूं, तो आप सोचिए आप क्या बड़ी चीजें अचीव करेंगे। आप फिर अपने एफर्ट को कभी नहीं रोकेंगे, आपका जो मन करेगा आप उसके लिए एफर्ट तो करेंगे एटलीस्ट, विदाउट थिंकिंग कि उसमें फेल होना या नहीं होना आपके लिए मैटर नहीं करता। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन अ लाइफ कमिंग फॉरवर्ड इन डिफरेंट टास्क। बात करते हैं लास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया गया है आपके सिलेबस में। ये हम गॉस लॉ से, गॉसियन थ्योरम से डिराइव करते हैं, इसलिए इनको हम देख रहे हैं। डेरिवेशन नहीं है इस साल, लेकिन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने यहां पे स्टार बना दिया है, तो आप ये मान के चलिए 1 मार्क या 2 मार्क में आप श्योरली क्वेश्चन देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से। तो वो होता है कि अगर हम एक रॉड को, जो कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप ये डैश 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 लाइन देख लीजिए, मतलब एक क्यू चार्ज को हमने एक सर्टेन लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन वो लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो डेफिनेटली आपको ये दोनों नहीं गिवन होगा, आपको लैम्डा गिवन होगा। तो इस रॉड जिसपे इनफाइनाइट रॉड या बहुत बड़ी रॉड जिसपे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पे, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पे एक पॉइंट P है, उस पे फील्ड कितनी आएगी, इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल आएगा। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो E@P विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाय x। इट इज वेरी वेरी सिंपल, k की वैल्यू 1/4πε0 रख लीजिएगा, कोई मीडियम फेल है तो 1/ε मीडियम रख लीजिएगा, जिसकी वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू ε0 आ जाएगी। इस बात को अच्छे से सुन लीजिए। अच्छा इसका क्या वेक्टर आएगा मेरे को ये बता दो, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, एन कैप कहां होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, सोच के बताओ आराम से। मैंने अभी आपको पीछे पूछा था कि ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। अगर हम ग्राफ की बात करें सोचिए, तो ये क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि भैया E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, तो क्लियरली ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ इस तरह का कर्व ये बन जाएगा।
फिर से बता देता हूं, लैम्डा की वैल्यू यहां पे चार्ज अपॉन लेंथ होगी, आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये फॉर्मूले से आपसे यूनिट्स पूछी जा सकती है, डायमेंशन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। दूसरी चीज यहां पे के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/4πε0 होगी, क्योंकि बाहर एयर है। अच्छा, अगर हम अब इसी पॉइंट को किसी एक एंड के पास ले आए, हम मान लें कि भाई हमने इसके ऊपर कोई रॉड ही प्लेस नहीं की है, तो हम इसी को कहेंगे सेमी इनफाइनाइट रॉड। अब सेमी इनफाइनाइट रॉड एक तरफ से डैश डैश होगी, दूसरी तरफ से नहीं होगी, अगेन उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और उसका लैम्डा आपको गिवन होगा। आपसे पूछा जाएगा इस पी पॉइंट पे फील्ड बताइए, तो बहुत सिंपल होगा। आप देखिए यहां पे अगर मैं ई निकालता हूं तो कुछ नहीं है, इसका हाफ हो जाएगा, तो वो आ जाएगा के लैम्डा बाय एक्स। इट इज वेरी वेरी सिंपल। यहां पे आता है 2 के लैम्डा बाय एक्स, ये आ जाएगा के लैम्डा बाय एक्स, और आंसर आ जाएगा एन कैप। जितना आपके सिलेबस में होगा मैं उतनी बातें आपको पूरी की पूरी इन डेप्थ बताऊंगा, सो दैट आप चीजों को याद रख पाए। अगर मैं इसके भी ग्राफ की बात करूं तो डेफिनेटली इसका ग्राफ भी सेम ही बनने वाला है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कहीं पे टच नहीं करेगा, इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ये लाई करता है। इसको याद कर लो, इसका हाफ कर दो, आप बहुत आसानी से इसको समझ पाओगे, याद रख पाओगे। इसमें सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस वैसे तो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन आपको जनरली ये याद रखना होगा कि मान लीजिए भाई आपको इस तरह से ये पूछ लिया गया और एक आपको यहां पे रख दिया गया, तो एक यहां पे रख दिया गया, एक यहां पे रख दिया गया। आपसे मान लीजिए यहां किसी पॉइंट पे पूछ लिया जाए, है ना, यहां किसी पॉइंट पे पूछ लिया जाए और फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट कर दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों की फील्ड लेनी है, दोनों की फील्ड को ऑब्जर्व करना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और उस तरीके से आपको वहां पे नेट फील्ड निकाल देनी है। एक और बात बताऊंगा, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए चल रहा है तो सारे अवे आ रही है फील्ड, अगर ये नेगेटिव होते तो सारे टूवर्ड्स दी चार्ज आती। अब हम बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 3 मार्क कवर करेगा आपके एग्जाम में, दैट इज डायपोल। तो डायपोल क्या है, डायपोल की कितनी फील्ड आपको याद रखनी है, और एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन जो मैं आखिरी में बताऊंगा आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ डायपोल आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले डायपोल क्या होता है, तो डायपोल बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ चार्ज है। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो ये अरेंजमेंट अपने आप नेचर में बन जाती है, जहां पे एक पॉजिटिव चार्ज और उसके इक्वल एक नेगेटिव चार्ज एक इफेक्टिव तरह की कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखाता है, और ये काफी छोटा होता है साइज में। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। डिस्टेंस हमने इसकी 2a क्यों ली है, क्योंकि हम सेंटर से बाकी डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये a लेना यहाँ पे आसान हो जाता है, इसलिए हमने डिस्टेंस को 2a लिया है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए डायपोल में, वो होता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो होता है चार्ज इंटू 2a, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो अभी नेगेटिव से पॉजिटिव मुझे आई कैप की तरफ जाते हुए दिख रही है, तो ये आ जाएगी आई कैप। और कुछ इसमें याद रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना। इसमें Q की वैल्यू इफेक्टिव चार्ज कहलाती है, 2a की वैल्यू लेंथ ऑफ डायपोल कहलाती है, इतना आपको याद होना चाहिए। अब इसी डायपोल के 2 स्टैंडर्ड पॉइंट है जहां पे आपको फील्ड याद रखनी है। पहला, अगर मैं इसी के राइट या लेफ्ट में आ जाऊं, मतलब इसी लाइन पे लेफ्ट या राइट में कहीं भी मैं इसकी फील्ड निकालूं, तो उसे हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में एक्सियल पॉइंट। इस एक्सियल पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो यहां लिख लीजिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। और इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है 2k p वेक्टर अपॉन r क्यूब। बहुत अच्छे से देख लीजिए, जो भी p वेक्टर की डायरेक्शन होगी, जैसे इसमें p वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है, आई कैप, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या आ रही है, आई कैप, तो 2k p अपॉन r क्यूब। इंटरेस्टिंगली अगर मैं E वर्सेस R का ग्राफ देखूं तो वो 1 अपॉन r क्यूब है, मतलब अगेन वेरी सिमिलर टू योर फील्ड, वो अगेन ऐसे ही गिरेगा E वर्सेस R का ग्राफ। बहुत चीजें पूछी जा सकती हैं कि भाई एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होती है, क्या वो मोमेंटम क्या वो डायपोल मोमेंट के पैरेलल होती है, तो डेफिनेटली डायपोल मोमेंट के पैरेलल होती है। आर पे कैसे डिपेंड करती है, तो ये सब कुछ आपको यहां से दिख रहा है। सेकंड, अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेवेंट होती है, वो होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है हमारे डायपोल के लिए, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर होता है जो डायपोल को 2 भागों में बांट रहा होता है, उससे सेंटर से r दूरी पे आपसे पूछा जाता है कि बताइए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी।
हाँ, आर जो होता है वो सेंटर से मेजर डिस्टेंस है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहां पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इक्वेटोरियल पे, तो हम एक पहली इंटरेस्टिंग चीज तो ये नोटिस करते हैं कि देखिए यहां पे अगर आपकी देखिए यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन देखिए आप उल्टी डायरेक्शन में आ रही है। तो ये माइनस साइन वही दिखाता है कि ऑपोजिट होती है ये आपकी डायपोल मूवमेंट की। और फॉर्मूला आता है केपी अपॉन आर क्यूब, जस्ट हाफ ऑफ एक्सियल। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड वाइज बाकी सारी चीजें हम सेम करें, तो जो एक्सियल पॉइंट का मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल पॉइंट का। ये भी हम रिलेशन लिख सकते हैं फॉर शॉर्ट डायपोल। ठीक है जी। दूसरी बात, इसका डेरिवेशन भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। और तीसरी बात, अगर मैं इसकी प्रोपोर्शनलिटी की बात करूं तो सिमिलर टू एक्सियल पॉइंट ही है। अब मैं थोड़ा हट जाता हूं और आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं जो मैंने स्टार मार्क किया है, बिकॉज दैट टॉपिक इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफी कम बच्चे इस वाले पार्ट को कवर करते हैं, और ये 5 मार्क में भी कभी कभी आ जाता है 3+2 में, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो क्या पूछा जा रहा है यहां पे? यहां पूछा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डायपोल है, इसको कह देता हूं मैं P1। ये जो ग्रीन मैंने चार्जेस प्लॉट करें इसको कह देता हूं P1 और इसको कह देता हूं P2। ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस मान लेता हूं, ये माइनस मान लेता हूं, ये प्लस मान लेता हूं, ये माइनस मान लेता हूं, चार्ज उसकी वैल्यू सेम होगी। जो भी लेंथ दी है आपको सीधे इनका डायपोल मोमेंट दे दिया है, आपसे नेट डायपोल मोमेंट पूछ रहा है। तो पहली चीज, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप क्लियरली देख रहे हैं, तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन के लिए क्या करेंगे? देखिए मैंने या तो सिंप्लिसिटी आप यूज करें, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर कर दें और डायरेक्ट आप रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगा दें, एल्स आप इसको रिजोल्यूशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्विंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका देखो ये तो ऑलरेडी आई कैप में आ रहा है, आई कैप है या माइनस आई कैप? बताओ जरा कमेंट में कि जो P1 डायपोल है वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में या आई कैप में। आप इसको जरूर तोड़ सकते हैं। अब मुझे देखो, अब यहां पे भी आप गलती करोगे, मैं बता देता हूं, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसके डायपोल मोमेंट को आप एक यहां ब्रेक कर सकते हो, एक यहां ब्रेक कर सकते हो। तो बेसिकली P2 के 2 कॉम्पोनेंट आ जाएंगे, एक यहां पे एक यहां पे। अगर आपको एंगल पता है तो बहुत जल्दी आप इसको निकाल ले जाओगे। तो आई एम होपिंग कि आपको इतनी बातें डायपोल के बारे में पता चल गई है। इस सिंगल पेज से आप ये मान के चलिए कि 3 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है। मैंने आपको ये भी बता दिया वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, तो प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंडरी स्टडी ऑफ डायपोल, दैट इज अगर हम किसी डायपोल को, डेफिनेटली उस पर चार्ज है, तो अगर उसको फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। तो अगर हम किसी डायपोल को किसी फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स, कितना टॉर्क, कैसे वो एक्ट, कैसे रिएक्ट करता है उस पर्टिकुलर फील्ड में, वो हमें देखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं, और इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो याद रखिए जब भी छोटी छोटी बातें मैं लिखवा नहीं रहा हूं लेकिन आपको बताते चल रहा हूं, जब गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है तो याद रखिए वो कांस्टेंट होती है। तो इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल मोमेंट P को अगर मैं रखता हूं, तो पहली बात, क्योंकि मैंने इसको पकड़ा नहीं है, तो ये अपने सेंटर के अबाउट ही करेगा जो भी करेगा। फोर्सेस की मैं बात करूं तो यहां पे एक माइनस Q इंटू ई का फोर्स लगेगा जो ऊपर वाले चार्ज पे होगा, यहां पे एक प्लस Q इंटू ई का फोर्स लगेगा जो नीचे वाले चार्ज पे होगा। दोनों फोर्सेस अपोजिट है, तो पहला तो भाई रिजल्ट आपका ये आ गया कि फोर्स नेट जो है वो 0 आएगा डायपोल पे। पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो जो टॉर्क का फॉर्मूला है डायपोल पे वो सीधे सीधे जाता है P क्रॉस E, या फिर PE sin theta n cap, that is cross product of dipole moment and electric field is the formula for torque। किसके अबाउट सर ये रोटेट करेगा? मतलब ये पहले तो रोटेट करेगा, टॉर्क लग रहा है, तो नहीं पता तो सीख लो कि टॉर्क लगता है तो रोटेट करता है, और ये सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। सेंटर मतलब कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। ये अगर आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी होती तो आपको पता होता कि जब भी किसी बॉडी को हम फ्रीली रोटेट करते हैं तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस ही क्या कर सकती है, कंजर्व रह सकती है। उस पर नेट फोर्स, उसी पॉइंट के अक्रॉस हम नेट फोर्स 0 लिख सकते हैं, और उसी पॉइंट को हम ऐसा पॉइंट मान सकते हैं जिसके अक्रॉस वो नेचुरली रोटेट कर रही होगी। तो यहां पे पहले मेरे को आराम से बताओ इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो सिंपल है, जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालनी होती है, आपने इस साल इतना सीखा होगा कि राइट हैंड रूल लगाएंगे आप, राइट हैंड थंब रूल। तो अगर मैं देखूं ये मेरी भैया P की डायरेक्शन है, देखो माइनस से प्लस, और ये रही मेरी E की डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी E की डायरेक्शन को ये बना देता हूं अभी, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा P क्रॉस E बाहर आ रहा है, बाहर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखिए कि अगर बाहर आता है, आउटवर्ड मतलब डॉट होता है, तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, और अगर क्रॉस आता है तो क्लॉक हो जाएगा। इस बात को याद रखिए।
तो यहां पे जो डायरेक्शन आ जाएगी वो आ रही है, देखिए P क्रॉस E बाहर की तरफ, मतलब कि एंटी क्लॉक, या फिर मैं कह सकता हूं K कैप। तो इसके लिए जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है K कैप। इंटरेस्टिंगली ये एंटी क्लॉकवाइज अपने आप रोटेट करेगा ड्यू टू फील्ड, लेकिन अगर आपको अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो डेफिनेटली एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर आपने इस पे एक फोर्स लगाया और इसको रोटेट किया अगेंस्ट द नेचुरल रोटेशन, तो इफ द डाइपोल इज रोटेटेड अगेंस्ट द नेचुरल रोटेशन, तो क्या होगा, जो आपका वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। एक्चुअली में जो वर्क आप करेंगे वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, या वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में जाएगा। एक बात को याद रखिएगा, जिसमें से डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट फंक्शन है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज होता है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो उसका इनिशियल फाइनल, जब भी आप इतना समझो, जब भी फाइनल माइनस इनिशियल जहां भी आप कर रहे हो तो वो चीज पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, इतना सिंपल सा उसका मतलब होता है, वो सीधे फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड कर रही है। तो वो जो फाइनल और इनिशियल की वैल्यूज है उनका जनरल जो फॉर्मूला है वो आ जाता है माइनस पी कॉस थीटा। तो किसी भी एंगल पे अगर मान लीजिए आप रोटेट करते करते किसी भी एंगल पे पहुंचते हैं आपके डायपोल को विद रिगार्ड टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई भी, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब बात होती है ये कि ये हम स्टडी कर रहे थे इसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो डेफिनेट सी बात है इस पे 4 नहीं आएगा, क्योंकि Q इंटू E1 और Q इंटू E2 कभी भी सेम नहीं होगा। डेफिनेट सी बात है दो फोर्स होंगे तो टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा, तो इसका मतलब कि ये रोटेट भी करेगी जो पहले कर रही थी, एंड ट्रांसलेट भी करेगी, मतलब ये ट्रांसलेट करते हुए रोटेट करेगी। तो देखो जैसे ये है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पे mg भी लग रहा है, नेट फोर्स नीचे भी लग रहा है, तो ये ऊपर नीचे भी हो रही है, ऊपर जाते जाते रुक रही है, फिर नीचे भी आ रही है, और जो फोर्स इसके बाकी पार्टिकल्स पे लग रहे हैं, जो मैंने इसको इनिशियल टॉर्क दिया, इसकी वजह से ये घूम भी रहा है। तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग बनती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। अगर हम डायपोल को रखते हैं, स्टार मार्क कर लो, 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। The last concept that is given in your first chapter is about flux and Gauss law. तो पहले तो भैया गॉस लॉ बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं चमकता कि गॉस लॉ एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस है। गॉस लॉ वो लॉ है जो आपको ये समझाता है, इसके पहले कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको ये प्रूव करके बताता है कि एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है या एक स्टैटिक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। वो गॉस लॉ है जो ये बताता है कि एक स्टैटिक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। अभी देखते हैं कैसे। पहले पढ़ लेते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलर टू इट। बहुत सिंपल है, हर बच्चों को याद हो गया होगा, लेकिन इसका मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक एरिया को प्लेस करते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको यह सीखनी है कि किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है बच्चे, वो उसके परपेंडिकुलर होता है उस एरिया के। और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। काफी बार ये नहीं देंगे तो आपको पहले इनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। तो जो फ्लक्स होगा, देखो क्वालिटेटिवली उसकी डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलर टू इट। लेकिन क्या आप ऐसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिन पाएंगे? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही एक इमेजिनरी लाइन की तरह ड्रॉ की गई है, तो आप गिन नहीं पाएंगे। तो क्वांटिटेटिवली, मतलब जो हमें इसे क्वांटिफाई करना हुआ, तो हमने इसका फॉर्मूला डिफाइन किया, फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा, या फिर मान लीजिए एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया जिससे आप यही निकाल रहे हैं, तो आप इसी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तीनों में से आपको जो काम आएंगे वो पहले दो फॉर्मूले होंगे। अब सिंपल क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, तो इसमें टाइप में जरूर आपको लिखवाना चाहूंगा, क्योंकि टाइप आप लिख लेंगे तो आपका रिवीजन उससे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो पहला ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, एरिया दे दिया और थीटा दे दिया, तो आप वही लगा दोगे। तो टाइप 1 में तो सीधे ये लग जाता है ना, ई ए कॉस थीटा ही लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर है स्केलर, भैया स्केलर वैल्यू है, क्योंकि कॉस थीटा है मतलब डॉट प्रोडक्ट है, तो स्केलर आंसर आता है। हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के वेक्टर्स गिवन होंगे। किस फॉर्म में गिवन होंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, इस तरीके से आप गिवन होंगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपको लेके यहां बता देता हूं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है सिंपल 2i कैप प्लस 3j कैप
और एरिया की वैल्यू आपको किसी वेक्टर में दे रखी है, मान लो 3j कैप, आई कैप और के कैप नहीं है, तो आप सीधे सीधे फाई निकाल सकते हैं इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके। तो x का x से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे x 0 है a में, तो आंसर 0 आ जाएगा। y का y से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 आ जाएगा, और k दोनों में ही नहीं तो 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 यूनिट्स। यूनिट क्या होती है वैसे फ्लक्स की? वेबर होती है, लेकिन मैं जनरली यूनिट लिख दे रहा हूं। याद रखिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, इसलिए वहां पे इनके डायरेक्शन का कोई यूज हमने नहीं किया। तो यही दोनों टाइप होते हैं जिससे फ्लक्स निकालने को आते हैं। अब तीसरे टाइप भी होता है, लेकिन उसमें गॉस लॉ का यूज होता है। कैसे, मैं बताता हूं। तो पहले गॉस लॉ है क्या? गॉस लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस से आप नेट फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहला तरीका तो यह है कि आप अपने इसको यूज करें, इंटीग्रेशन E.da को यूज कर लें सीधे सीधे, है ना। लेकिन आपको भाई फील्ड दी नहीं है, आपको चार्ज गिवन है। तो यही चीज सॉल्व होके हमारी गॉस थ्योरम ये कहती है कि यही चीज सॉल्व होके यही इंटीग्रेशन E.da नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, जिसको दिखाने का तरीका क्या होता है, आप यहां पे एक सर्कल बना देते हैं, याद रखिए, क्लोज्ड इंटीग्रेशन दिखाने के लिए। इसका मतलब है आप इंटीग्रेशन ओवर एरिया कर रहे हैं जो कि क्लोज्ड है। यही चीज इक्वल टू आ जाती है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के, जहां पे Q होता है इनक्लोज्ड चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यू क्या होता है? इंक्लोज चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम अभी हमें स्पेस लिया है, तो एप्सिलॉन नॉट वहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। सर क्या यहां पे Q3 Q2 इंक्लूड नहीं होते? जी नहीं, इसके राइट साइड में, मतलब फ्लक्स में आपके Q3 Q2 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अगर Q2 से अगर कोई लाइन एंटर कर रही है, तो आप देखिए वो लाइन एग्जिट भी कर जा रही है, तो नेट फ्लक्स उसका कंट्रीब्यूट 0 है। लेकिन यहां पे जो फील्ड आ रही है लेफ्ट साइड में, आप देखिए ये फील्ड क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, इन चार्जेस की वजह से फील्ड होगी, जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर एरिया। तो उस फील्ड को कोई नहीं रोक सकता है। आप देखिए इस पॉइंट पे इसकी फील्ड, इस पॉइंट पे इसकी फील्ड, और इस पॉइंट पे इस चार्ज की फील्ड को कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो पॉइंट है, इस पे जो फील्ड आती है वो ड्यू टू ऑल चार्जेस आती है, सिर्फ इंक्लोज की वजह से नहीं आती। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये ड्यू टू ऑल चार्जेस आती है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर, लेकिन फ्लक्स में कंट्रीब्यूट सिर्फ करते हैं जो अंदर होते हैं। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन क्या है? पहला टाइप का क्वेश्चन जो होता है, मैं यही बता दे रहा हूं क्योंकि ये मेरे को बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं ये बताना, और इससे आपको क्लैरिटी पे आ जाएगी। तो पहला टाइप है, आपको एक सरफेस दी होगी लाइक क्यूब, और उसके अंदर चार्ज दिया होगा। आपसे क्या हो सकता है? पूरे क्यूब से फ्लक्स पूछ सकता है। तो चार्ज वाले क्वेश्चन, चार्ज गिवन होता है जिसमें, ठीक है, चार्ज गिवन होता है, उसमें आप एक सरफेस से निकालेंगे, पूरे क्यूब में से ना निकाल के एक सरफेस से पूछेगा, तो भाई जितने सरफेस उससे डिवाइड कर देना, उतना एक सरफेस से जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। टाइप 2 में आपको क्या बोलेगा, और ये स्पेशल टाइप है, इस पे मार्क कर लीजिए आप, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। वहां पे आपसे वो बोलेगा कि भाई आपको एक क्यूब दे देगा और आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। अब आपसे फ्लक्स बोलेगा, तो देखो वहां पे चार्ज का रोल तो नहीं है, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पे लगाना पड़ेगा। जो भी सरफेस है, मान लीजिए क्यूब है, तो उसकी हर इंडिविजुअल सरफेस से आपको फ्लक्स निकाल के ऐड करना पड़ेगा। 99% केसेस में क्या होता है, जो चार सरफेसेस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, cos 90 0 होता है, तो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं आता, सिर्फ लेफ्ट और राइट से आता है, या जहां से वो अंदर जा रही हैं सिर्फ उन दोनों, और बाहर आ रही हैं उन दोनों सरफेस का आता है। उसमें भी एक स्पेशल केस होता है, आप देखेंगे कौन सा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, तो उसमें लेफ्ट का फ्लक्स राइट का फ्लक्स सेम आ जाता है, तो नेट फ्लक्स 0 आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती है इसमें भी मैंने स्पेशल केस क्या बताया कि अगर ये कांस्टेंट होगा तो उसका आंसर 0 आएगा क्लोज बॉडी का। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मतलब लेफ्ट से राइट तक जाते जाते फील्ड में बीच में कोई चेंज नहीं आया, मतलब बीच में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, तो देखो नेट फ्लक्स 0 है, क्यों? इंक्लोज 0 है। लेकिन इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, वो प्लीज जाके एक बार देख लेना, जहां पे ई वेरिएबल होता है वहां पे लेफ्ट का फ्लक्स अलग आता है, राइट का अलग आता है, बाकी सरफेस का तो 90 के वजह 0 हो जाता है, और उनका आंसर सॉल्व होके आता है। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। तीसरा आपसे इसी से एक फर्दर क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्लक्स निकलवा लेगा और उसे चार्ज निकालने को बोलेगा। तो याद रखना, चार्ज निकालने की किसी भी सरफेस के अंदर एक ही मेथड है, पहले गॉस थ्योरम से क्या करो, E.A करके फ्लक्स निकालो, और फिर Q बाय एप्सिलॉन इक्वेट करके चार्ज निकालो। I hope this lecture helped you a lot again for the revision in just 25 to 30 minutes। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसमें रैप कर दूँ, थोड़ा सा लिखता हूँ, थोड़ा सा लिख के लाता हूँ, सो दैट आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लें। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये लेक्चर कैसा लगा, एंड ऑल्सो आई विल बी पुटिंग 3 more videos for this season। One is for कैपेसिटर वाला चैप्टर,
टू एंड EMI इन AC, इतना मैं कर दे रहा हूं. सो आई थिंक कि उससे वो वाले चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए जिनको रिवाइज करने में मुश्किल होती है. बाकी चैप्टर्स काफी छोटे हैं, तो अगर हमें समय मिलेगा तो वो भी बना देंगे, बट ये वाली वीडियोस मैं आपके लिए पुट कर दूंगा. ऑल्सो एक पूरी चेकलिस्ट, एक 100% चेकलिस्ट भी मैं बना रहा हूँ पूरे सिलेबस की, क्या क्या आपको करना है वो भी आप देख लीजिएगा. टिल देन टेक केयर, बाय. आई विल बी मीटिंग यू सून इन दी नेक्स्ट वीडियो.